वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। अब हम बात करेंगे कि नीट हमारे जो 2020 की प्रिपरेशन के उसमें आपका अगला वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो अब हमारे पास हमने हर टॉपिक को 2-2 दिनों में कंप्लीट करना है। तो क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने साथ लेना है, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको यूनिट्स डायमेंशन से हम शुरू करेंगे। पहले दिन आपको यूनिट डायमेंशंस के विषय में पढ़ना है, ठीक है। अब यूनिट डायमेंशन में आपको क्या क्या पढ़ना है साथ में ये भी समझते चलें। सबसे पहले तो आपको एक तरीका है जिसमें फाइंडिंग दी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला स्ट्रेट अवे निकाला जाता है, जैसे एफ डिपेंड्स ऑन सो एंड सो वर्ड फाइंड द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। पहली चीज आपको ये मैं बताऊं, स्पष्ट फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। हालांकि स्ट्रेट फॉर्मूले पर कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, परंतु फिर भी ये फॉर्मूला अगर आपको निकालना आ गया तो जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं मैं आपको ये भी बता दूं। जैसे फोर्स डिपेंड्स ऑन, या कह देगा कि मास, हमने जैसे बजाय मास लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स लेने के, हमने फोर्स को, एनर्जी को और ग्रेविटेशन कांस्टेंट को फंडामेंटल यूनिट्स लिया है। तो बताइए मास क्या है, मास को बताइए क्या होगा इनके टर्म्स में। ये दोनों चीजें आपकी उसी तरीके से होती है जिस प्रकार से फॉर्मूला निकाला जाता है। जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आई तो मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको फाइंडिंग दी फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आना चाहिए। अगली चीज है, आपके पास कोई भी फॉर्मूला है, आपको उससे डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। अब फॉर्मूला आप सबको मालूम है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। परंतु अगर आपको g की डायमेंशन लेनी है तो g को आपको थोड़ा सा हिला करके दैट विल बी f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, आपको उस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज की डायमेंशन फॉर्मूलों की मदद से कैसे निकाली जाती है वो आपको पता लगना चाहिए। उसके उपरांत देखिए, डायमेंशंस निकालना बहुत आसान होता है, परंतु क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कुछ समय बचाने की तरफ भी चलना है, पूरे क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप लर्न कर लेंगे या रट लेंगे तो आपका टाइम बच जाता है। तो कुछ ऐसी डायमेंशन है जिनका बहुत अधिक प्रयोग पिछले 5-7 सालों में हो रहा है डायमेंशंस के क्वेश्चंस पर बेस्ड। तो उनको यदि आप याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। और वो कौन सी डायमेंशन है वो आपको बता रहा हूं मैं। वो हमारे पास है ईटा माने विस्कोसिटी की, जी माने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वाई माने यंग्स मॉडुलस की, एच माने प्लैंक्स कांस्टेंट की, के आपके पास वेव नंबर। इनकी डायमेंशंस अगर आप रट लेंगे तो आपका काम बहुत जगह आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक डायमेंशंस, इसमें मेरा मतलब है आप एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इनकी डायमेंशंस, या बी की, बी माने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, परमिएबिलिटी की और परमिटिविटी की, अगर आप इनकी डायमेंशंस को यूज करें तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इन डायमेंशंस को आपको याद कर लें आप, इन 4-5 को, तो आपके पास क्या होगा, सेविंग हो जाएगी, समय की बचत होगी। हालांकि निकालना मुश्किल नहीं है, यदि आपको कोई भी फॉर्मूला मालूम है तो आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं, परंतु जैसे मैंने आपको बताया इन डायमेंशंस का प्रयोग करने से आप बहुत आसानी से और जल्दी से अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये आपको डायमेंशंस में इतनों को याद करना चाहिए। तत्पश्चात आपके पास एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग एरर्स कहते हैं। अब एरर्स में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, एक तो आपको एरर्स के बेसिस के ऊपर ये तीनों एरर्स का नाम, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है और एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, किसी भी नंबर में, किसी भी क्वांटिटी में। ये तीनों एरर्स, ये आपके पास काम आएगा न्यूमेरिकल पार्ट में। बाकी आपके पास थ्योरेटिकली 4-5 शब्द हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर,
कैलकुलेशन एरर, रैंडम एरर, ये जो एनसीईआरटी की किताब में एरर्स के नाम हैं, जैसे नाम है वैसे एरर है, माने जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कैलकुलेशन एरर, ये सब एरर्स उसी नाम से हैं जिस प्रकार की वो एरर है। तो एक बार आपके पास रीडिंग में वो 4-5 एरर्स के नाम आपके पास होना चाहिए। हालांकि उसके ऊपर बहुत अधिक प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आप अगर उसको कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, कल को क्वेश्चन उसका आ जाए, तो इसके लिए आपको वो कर लेना चाहिए। इसके उपरांत आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और इसकी जानकारी में भी आपको जीरोस को समझना है, क्योंकि जो नॉन जीरो नंबर है वो तो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो कौन से वाले काम के हैं, कौन से वाले काम के नहीं है, डेसिमल के आगे वाले कौन से काम है, डेसिमल से पहले वाले कौन से काम के हैं, ये पूरे डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स स्ट्रेट अवे तो शायद नहीं पूछा जाएगा, परंतु कई क्वेश्चंस में एडिशन करने के बाद इसको सही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक में बनाकर लिखिए, ऐसा लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से कौन सा वाला इसका सही आंसर है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पता होगी तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए। इसमें आपको पता यह होना चाहिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड में एक तरीका चलता है और ऐड सब्ट्रैक्ट में एक तरीका चलता है। यही चीज आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड में एरर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जब करते हैं क्वांटिटीज का, और ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, उन दोनों में भी वही तरीका, मतलब जो मल्टीप्लाई में है वही डिवाइड में है, जो एडिशन में है वही सब्ट्रैक्शन में है। फिर आपको याद करा दो, सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स का तरीका जो ज्वाइन करने का, मल्टीप्लाई का वही तरीका है जो डिवाइड का है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट का एक तरीका है। आपको याद कराता चलूं कि जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड एरर में करते हैं, Whenever you multiply or divide in error, याद रखिए जब भी एरर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है तो रिलेटिव एरर्स को स्ट्रेट अवे ऐड किया जाता है। एरर्स नहीं जुड़ती हैं उसमें, रिलेटिव एरर्स जुड़ती हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर्स को आप ऐड करेंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से यह बात याद रखिएगा कि जिसमें जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपका आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में वहां आना है। तो दोनों में सेम मेथड, एरर्स करनी है तो रिलेटिव एरर ऐड होगी, और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब लास्ट का नंबर जो आपने फाइनल आंसर देना है वो किसके ऊपर देना है, वो देना है हमारे पास कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आप आते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या है, जब आप एरर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद रखिएगा इसमें स्ट्रेट अवे एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगी, स्ट्रेट अवे एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगी। और जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करने वाले हैं तो आपने सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद जिसमें कम नंबर हैं, माने डेसिमल के बाद यदि 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाले आपके पास 2 क्वेश्चन है तो डेसिमल के बाद 2 नंबर बिकम्स लीस्ट। सो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका फाइनल आंसर डेसिमल के बाद के 2 नंबर में आएगा। लीस्ट नंबर्स आफ्टर डेसिमल ये चलेगा ऐड सब्ट्रैक्ट में, और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ये चलेगा मल्टीप्लाई या डिवाइड में, इसको याद रखिएगा। उसके उपरांत ये पिछले दिनों में 2019 में और एक आध वर्ष पहले 18 में भी इस पर क्वेश्चंस आने लग गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और लीस्ट काउंट के ऊपर। तो आपको इसमें क्या आना चाहिए, आपको मैं वर्बली बता दूं, बाकी इसको डिटेल में पढ़ा भी दूंगा, पहले आप वर्बली समझ लीजिए। आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, लीस्ट काउंट, और वो 3 इंस्ट्रूमेंट आपको पता होने चाहिए, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर,
इन तीनों का लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है आपको यह पता होना चाहिए। उसके बाद इन तीनों में जीरो एरर क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए। जीरो एरर हम तब बोलते हैं जब हमारे पास जिसको हम निकालने वाले हैं, देखिए नॉर्मल हमारा स्केल 0 से शुरू होकर आगे तक जाता है, कई बार हमारा 0 कोइंसाइड नहीं करता, उसको हम जीरो एरर कहते हैं। तो आपको इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में, नेमली वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, वैसे क्वेश्चन स्फेरोमीटर और वर्नियर के ज्यादा आते हैं, तो इनके लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, इनका लीस्ट काउंट कैसे निकालना है और इनकी जीरो एरर को कैसे इस्तेमाल करना है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों से आ रहे हैं। तो इतनी चीजें आपको फर्स्ट डे में एक बार को पढ़ लेनी चाहिए। इनमें से यदि कोई सा भी टॉपिक आपको लगे जो आपको क्लियर नहीं है या होने में प्रॉब्लम हुई है, वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको डिटेल में पढ़ा भी दूंगा। ठीक, तो ये रहा आपकी फर्स्ट डे की तैयारी। और अगले दिन अब आपको क्या करना है, इनके ऊपर बेस्ड शुरुआत करनी है 2019 से। 19 के 2 पेपर, क्योंकि एक पेपर उड़ीसा का बाद में हुआ था, तो 19 के 2 पेपर, 18 का एक पेपर, 17 के एक पेपर, 16 के 2 पेपर, इतने तो आप मिनिमम कीजिए। 16 के 2, 17 का 1, 18 का 1, 19 के 2। ठीक, इससे आपके, और फिर ये सारे क्वेश्चन आप रटिएगा नहीं, आपको करने का ढंग आना चाहिए। और एक बार आपको ये आ गया तो आप बाकी भी आसानी से कर पाएंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। ऑल राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इसको इस्तेमाल करें, अपने मित्रों को बोले इसका उपयोग करें।